आइए हम अति महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करें। अभी अभी कुछ बड़े विचित्र समाचार देखने को मिले। आइए हम सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दें कि हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। देश में अराजकता चरम पर है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की अब कल्पना करना भी कठिन हो गया था। और यह स्थिति सारी किसने बनाई है, यह किसी से छिपी नहीं है। यह सारा खेल स्वदेशी आतंकियों का है। अब स्वदेशी आतंकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंगे ही। और मेरी निगाह में और जनता की निगाह में अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये स्वदेशी आतंकी गैंग गुजराती नाजी सरकार की गैंग और ये राजनीति, धर्म और धन के गुंडे और गुंडे भारत को विचित्र स्थिति में ला रहे हैं। इन्हें देश से प्रेम नहीं है, इन्हें मात्र सत्ता से प्रेम है, स्वार्थ से प्रेम है और धनखोरी से प्रेम है। ये स्थिति बनी हुई है। ये भारत है ना, स्वर्णिम भारत और विश्व गुरु भारत को अब यही गैंग सुव्यवस्था, सुप्रबंधन, सच्चे राष्ट्रवाद का शमशान बनाने पर आमादा है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये बात बड़ी कड़वी है किंतु सच है। चलिए छोड़िए, अब आइए हम यह बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। क्या हो रहा है बिहार में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मोदी रैली कर रहे हैं, उनकी रैली में महिलाएं आती हैं, उनकी ज्वेलरी चोरी हो जाती है, मंगलसूत्र चोरी हो जाते हैं। और मोदी जी जंगल राज की बात करते हैं 20 साल पहले की। अरे वर्तमान में आपके सामने यहाँ जंगल राज हो गया। बेचारी महिलाएं रोती रही और पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराने गई तो पुलिस ने क्या कहा कि आप लोग झूठ बोल रही हैं, कोई चोरी वोरी नहीं है, और उनको भगा दिया। बेचारी महिलाएं रोती हुई अपने घर पर गई। अब जब मामला उठा, रोचक हुआ और बड़ा विरोध हुआ, तब पुलिस की तरफ से बयान आया कि हाँ अब हम जांच कर रहे हैं। अरे कड़ी सुरक्षा के बीच में भी ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है, कैसे हुई? यह भी सुरक्षा की चूक का मामला। चलिए अब ये तो नाटकबाजी होती ही रहेगी। ये जो मोदी जी है ना, ये तो जुमलेबाज हैं, इवेंटबाज हैं, बहुरूपिया भी हैं और फेंकू भी हैं। वो चाय जैसी फेंक छाप बातें कर ही देते हैं, तब उनकी बातों का कोई इतना महत्व भी नहीं रहा और जनता भी नहीं सुनती। और यहाँ तो अब ये हुआ कि मोदी जी के भाषण में ही जनता उठ के जाने लगी, बोर हो गई। और मंच पे ही भाजपा नेता भी ऊँगते नजर आए, सोते नजर आए, कोई मोबाइल में खेलते नजर आए। ये सारे नज़ारे हो गए। एक दूसरी घटना खड़िया में आज हुई। यहाँ पर तेजस्वी यादव की रैली होना थी, बाकायदा उसकी परमिशन भी दे दी गई और उनकी रैली को फ्लॉप करने के लिए अमित शाह ने अपनी रैली का आयोजन कर दिया और तेजस्वी यादव की रैली को जो परमिशन दी थी वो रद्द कर दी। उनका हेलीकॉप्टर ने पाया और उनकी रैली रद्द दी। किंतु उसकी तेजस्वी यादव ने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वे जो उनकी जो वो एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियाँ कर रहे हैं ना, वो दूसरी रैली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने दूसरी रैली में भी उनके साथ युवाओं की टोली, जनता की टोली, इतनी भीड़ रही कि जिसे देखकर, जिसका वीडियो देखकर अमित शाह भी चौंक उठे कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्या करने वाला था और ये क्या हो गया। चलिए ठीक है, ये भी सारे नाटक है ना, जो नाजीवादी गैंग हर तरह के नाटक करेगी। अब यहाँ पर आइए, यह भाजपा के प्रत्याशियों की बिहार में क्या हालत है। उनको गाँव में नहीं घुसना दिया जा रहा है,
जनता भगा रही है। जनता सवाल कर रही है कि आपने क्या किया, कैसे भ्रष्टाचार हुआ। हमारा जो बिहार है ना, वो मजदूर निर्यातक प्रदेश कैसे बना, इसका भी जवाब दीजिए। भारत को जो बिहार, भारत सरकार को बिहार के लिए जो विशेष दर्जा देना था वो क्यों नहीं मिला। इन बातों का जवाब किसी भी भाजपा प्रत्याशी के पास में नहीं, एनडीए के प्रत्याशी के पास में नहीं, तो उनको भगाया जा रहा है। और अब तो यह हालत हो गई है कि भाजपा के प्रचार रथ पर भी हमले हो रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लूटपाट भी हो रही है, उनके मोबाइल तक छीने जा रहे हैं। और जो प्रत्याशी और उनके समर्थक है ना, उल्टे पांव भाग रहे हैं। अब बिहार का मूड तो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है और निश्चय ही अच्छी बात हो रही है। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। भाजपा ने मुस्लिमों को कोई टिकट नहीं, एक को भी टिकट नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। अन्य दलों ने, जेडीयू, इनने तो जरूर टिकट दिए, किंतु जब अब तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा दिया और ऐसा स्ट्रोक लगाया कि वो सिक्सर क्या, वो सिक्सर ढूंढते ही रहेंगे। ये तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि जो यहाँ बिहार में जितने 2-3 डिप्टी सीएम होते हैं ना, एक मुस्लिम भी सीएम बनेगा। और इस ऐलान का इतना स्वागत हुआ, इतना स्वागत किया गया कि यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम की बात ही, सबने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, देश में समरसता की, समानता की और सांप्रदायिक सद्भाव की, एकता का मास्टर स्ट्रोक है। इसलिए अब जो मुस्लिम पंथ भी है ना, मुस्लिम मतदाता भी, वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। ओबीसी ने भी इस बयान का स्वागत किया। चलिए ठीक है, अच्छा है, जो भी कुछ हुआ है ना, अच्छा ही हो रहा है। अब देश में ये मनोवादी संस्कृति नहीं चलेगी, जो इनका वर्गवाद नहीं चलेगा। अब दलितों, एससी, एसटी, दलितों और बुद्धिस्टों और किसी का भी है ना, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, सबको सामाजिक न्याय मिलेगा। ये बिहार की स्थिति है, रोजाना बदलती जा रही है। और चुनाव आयोग तो ये भाजपा का आयोग है, और चुनाव आयोग को हम भाजपा आयोग भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी अपने सारे कारनामे कर ही रहा है। SIR की मतदाता सूची का भी नाटक खुलासा होता जा रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। 6 तारीख को मतदान है, 4 तारीख तक निर्णय नहीं है, और तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो बिहार में मतदान है ना, क्या SIR की जो इस प्रदूषित सूची से होगा या पुरानी मतदाता सूची से होगा, ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो गया। चलिए, अब ये बिहार की जो राजनीतिक स्थिति की चर्चा यहाँ होगी। हम यहाँ पर अब बात करेंगे CJI की, कि भविष्य का CJI कौन होगा। यह मामला भी बड़ा विचित्र होगा। कानून मंत्रालय ने CJI गवई जी से मांगा कि आप CJI का एक प्रस्तावित नाम भेज दीजिए। गवई जी भी ठीक है, वो तो भेज ही देंगे। उनका जो सेवा काल नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो उनका ठीक है, मत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता चाहती है कि वो उनका सेवा काल बढ़ाया जाए, परंतु नहीं होगा ना, तो 23 नवंबर को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ, और कॉलेजियम का भी सुझाव वही होगा कि किसी भी एक जज का नाम नहीं भेजेंगे, वहाँ पर 3 जजों के नाम भेजे जाएंगे। 3 जजों का पैनल बनाया जाएगा, और वो पैनल भी कोई खाली नामधारी पैनल नहीं होगा। उस पैनल में भी जिस न्यायाधीश ने अच्छे से अच्छे निर्णय दिए गए, निष्पक्षता से निर्णय दिए गए, कानून की रक्षा की है, संविधान की रक्षा की है, उसका भी मूल्यांकन होगा, और उसके बाद में ही CJI का 52वां CJI की घोषणा होगी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो वरीयता क्रम का जो नाटक चल रहा था ना, वो तो खत्म हो गया।
क्योंकि इस गुजराती गैंग सरकार ने ही वरीयता क्रम को तोड़ा। जो वरीयता क्रम के न्यायाधीश को सीजेआई नहीं बनाकर इन्होंने अपनी मर्जी, अपनी पसंद के जो मिश्रा जी थे न्यायमूर्ति, उनको सीजेआई बनाया और उनके पक्ष में अपने निर्णय भी करवाए। तो अब यहाँ पर वरीयता का तो अब कोई सवाल ही नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा न्यायमूर्ति है कि जो सीजेआई के पैनल में आएगा। हमारी जो दृष्टि में, हमारी निगाह में अभी तक जो न्यायिक निर्णय हुए हैं ना, उसमें नागरत्ना जी प्रथम वरीयता क्रम में है। उनके निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, सटीक होते हैं, संविधान की रक्षा वाले निर्णय होते हैं और न्यायिक निर्णय के साथ साथ ही नैतिकता, मानवीय संरक्षण और राष्ट्र हित के बातें भी उसमें निर्णय में होती है। वे कोई अपनी मर्जी से कुछ थोपती नहीं है, अनर्गल कुछ बात करती नहीं है। इसलिए और एक वो महिला न्यायाधीश हैं। अभी तक हमारी न्यायपालिका में कोई महिला सीजेआई नहीं बनी थी। तो नागरत्ना जी को देश का न्यायपालिका का 52वां सीजेआई बनाकर नारी जगत का सम्मान किया जा सकता है, मातृ शक्ति का सम्मान किया जा सकता है। ये बात भी है, परंतु नाजी गैंग को ये बात पसंद नहीं आएगी। वे नागरत्ना के नाम से है ना बहुत घबराते हैं, बेचैन उठते हैं, उनमें कंपन पैदा हो जाता है। ठीक है, अब जो भी होगा ये तो बाद में पता चलेगा। अब आइए यहाँ पर हम अडानी की बात करते हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट ने जो खुलासा किया ना, उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। LIC के 32 से 34 हजार करोड़ रुपए अडानी के प्रोजेक्ट में क्यों लगाए जाएं, क्यों किया जाए अडानी को बचाने के लिए। अडानी जी ने हमारे यहाँ पर न्यायपालिका से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन तो ले लिया। अब क्या वे बच पाएंगे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन से? मुझे तो नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। अब कांग्रेस ने ठीक इसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया कि अडानी के संबंध में जितने भी जो कांड हुए हैं ना, उसकी जेपीसी जांच होना चाहिए। जेपीसी जांच जरूरी है, अनिवार्य है। और अब तो ये मामला है ना, जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें बड़े दबंगता से उठेगा, इस मामले पे बड़े हंगामे होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो निर्णय हुआ है ना, उसका भी महत्व है। कांग्रेस ने भी एक मास्टर स्ट्रोक डाल दिया कि अडानी के सारे कांडों का जांच जेपीसी द्वारा होना चाहिए। और सभी सांसद तैयार हैं, बहुत सारे सांसद तैयार हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र और पेचीदा हो गया। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं संघ की। मोहन भागवत जी स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का, निर्णयों का और उनके द्वारा निर्देशित जो तत्व दिए गए हैं, उनके फॉलोअर भी हैं। परंतु न जाने क्यों वे अब उन सिद्धांतों से दूर होते नजर आए। स्वामी विवेकानंद के विचारों से मुझे तो लगा कि वे दूर हो गए और यह मनुवादी संस्कृति और मनुवादी निर्णय और जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की ये भावनाएं क्यों करने लगे। अरे ये है ही अच्छी बात नहीं है ना। हमारे देश में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है और आप तो वर्ग संघर्ष की बात को करवा रहे हैं। और आपको पता है कि इस गुजराती गैंग ने संघ को अपने कब्जे में कर लिया। संघ को अब संघ का संचालन मोहन भागवत नहीं कर रहे, संघ का संचालन तो गुजराती गैंग कर रही है। और किसके मार्फत हो रहा है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, संज्ञान हो जाना चाहिए कि संघ ने सत्ता से सामंजस्य बनाने के लिए 2-3 लोगों को डेप्यूट किया था। उसमें एक अरुण कुमार जी हैं, एक हजबोले जी भी हैं, और भी हैं 2-3 जिनके नाम है। किंतु ये सब संघ के प्रति वफादार न होकर, मोहन भागवत जी के प्रति वफादार न होकर, ये तो गुजराती गैंग के वफादार हो गए, उसके पक्षधर निकले।
उसके दल्ले बन गए। आखिरकार क्या ये नाटक है, किस प्रकार का ये हुआ? तो क्या मोहन भागवत को अपने आस्तीन में सांप पालने का शौक है? क्यों उन्होंने ये आस्तीन के सांप पाले? मामला बड़ा विचित्र है। ये तो मोहन भागवत जी को सोचना पड़ेगा कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। और ये संघ का जो संचालन है ना, भागवत जी और ये नहीं कर रहे हैं। संघ का संचालन तो ये गुजराती गैंग के जो दल्ले हैं ना वो कर रहे हैं और ये गुजराती गैंग कर रही है। मामला बड़ा विचित्र है। और मोहन भागवत जी, आपने एक और जरा सी गलती कर दी। और वो गलती ये की कि आपने संघी नेताओं का चाल चरित्र चेहरा और उनके कुकृत्यों पर ध्यान नहीं दिया। आपको उनके कुकृत्यों पर, उनके चाल चरित्र और चेहरे पर ध्यान देना था, नहीं दिया और उन्होंने संघ को प्रदूषित कर दिया। ये बहुत कड़वी बात है। मामला बड़ा गंभीर भी है, तो अब ये जांच करना पड़ेगी। और ये गुजराती गैंग ने तो है ना, अगर गुजराती सरकार ने तो संघ को पोस्टमार्टम ही कर दिया। उन्होंने कहा कि संघ के पास में ये खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, संघ को कितना विदेशी धन से सहयोग मिला, ये भी मामला बड़ा खूब प्रचारित किया। तो संघ संकट में आ गया। मोहन भागवत जी के पास में अब इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जितने भी गुजराती अमेरिकन थे ना, उन्होंने खूब चंदा दिया संघ को। जो भाजपा सरकार है उन्होंने जमीनें दी, आर्थिक सहयोग दिया, बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए। अरे यहाँ तक कि संघ को भव्य भवन बनाने के लिए सरकारी जमीन तक दे दी। और जब कोई न्यायिक प्रकरण हुआ था तो उसमें भी कह दिया कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और आपत्ति नहीं हुई और वहाँ पर आज वो भारत भवन बन गया, जहाँ पर विक्रम कीर्ति मंदिर बनना था। ये किसी से छिपा नहीं है, ये सारे सत्य प्रमाण है, साक्ष्य हैं, स्वयं सिद्ध बातें हैं। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो ये आज का मामला बड़ा विचित्र हो गया कि हमने जो बात की है ना ये। और हम यहाँ पर अडानी जी अपने भारत की न्यायपालिका से जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ले लिया, तो अब क्या आप अमेरिका की न्यायपालिका से भी ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देंगे? ये संभव नहीं है। अबे मोदी जी है ना, ये ट्रम्प के सामने साष्टांग दंडवत करके ये कर दे कि भैया आप अडानी जी को बचाओ और इनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिलवा दो, तो ट्रम्प भी नहीं दिलवा सकेंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने तो ऐसा खुलासा कर दिया। और फिर LIC की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, वो उसको आप अडानी की कंपनी में निवेश करने के लिए कैसे आर्डर दे सकते हो? ये तो आपकी कुनीति है ना। आपने तो ये देश की जनता को मूर्ख समझ रखा। अब देश की जनता मूर्ख नहीं है। अडानी के सारे कुकृत्यों की जांच JPC से होगी। ये संसद में आएगा, आप देखना शीतकालीन सत्र में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, बड़ा हंगामा मचेगा और ये नाजी सरकार है ना पिछड़ जाएगी। इसके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। मामले बहुत बड़े गंभीर मामले हैं। हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे, अभी इतना समय भी नहीं है। ठीक है, हम ये सारे रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने के साथ ही पूरा प्रस्तुत करेंगे। तो ये आज का जो एक महत्वपूर्ण एपिसोड जनता के सामने रखना था, प्रस्तुत करना था, वो हमने प्रस्तुत किया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।